अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या देखनी है कि क्या प्राइवेट विटनेसेस को जो है वो इन्वॉल्व किया गया है या नहीं। उनकी किसी की स्टेटमेंट जो है वो बीच में जो है वो रिकॉर्ड की गई है या नहीं, कि दे वर ड्यूटी बाउंड, कि वो जो है फॉर एग्जांपल 103 सीआरपीसी में दे वर ड्यूटी बाउंड कि प्राइवेट विटनेसेस जो है टू एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वहाँ की लोकेलिटी के जो रिस्पेक्टेबल होंगे उनको जो है वो साथ शामिल करेंगे। तो देन जो है वो प्राइवेट विटनेसेस, क्या प्राइवेट विटनेसेस को उन्होंने इन्वॉल्व किया है या नहीं किया किसी पब्लिक में से, ये इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा अगर वो ये नहीं करते तो क्या सेक्शन 42 की जो रिक्वायरमेंट है, जो ही सीज किया, सर्च किया और नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर हुए, तो क्या उन्होंने सेक्शन 42 CNSA 1997 की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए उन्होंने जो है वो उसको अपने सुपीरियर ऑफिसर को जो है वो इन्फॉर्म किया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। अच्छा, इसके बाद अगर रिकवरी मेमो की आप बात करें कि रिकवरी मेमो में जब उन्हें रिकवरी की, कोई पेंसिल उसकी पॉकेट से निकली या फॉर एग्जांपल 4 पैकेट्स थे चर्स के उसकी पॉकेट से निकले। अच्छा, क्या उसने पैंट पहनी हुई थी या शलवार कमीज़ थी, गाड़ी से निकला या कोई रोड साइड पे जो है वो अवेलेबल थी, वो पर्सन जो है वो वॉक कर रहा था, या फॉर एग्जांपल किसी ट्रक में था, मोटरवे था, हाईवे था, वट जो भी चीज़ थी, वो सारी चीज़ें जो हैं या उससे जो जो चीज़ रिकवर हुई वो सारी चीज़ें उसके रिकवरी मेमो में जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्राउंड आप डिफेंस क्या ले सकते हैं कि क्या वो सब ऑफिसर्स जो बीच में इन्वॉल्व थे, वो सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी स्टेटमेंट 161 की जो है वो रिकॉर्ड की गई या नहीं, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान क्या उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं या नहीं, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको कुछ जजमेंट्स बताता हूँ। आप बीइंग ए बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर, आप अगर उनको पढ़ लें तो नारकोटिक्स के केसेस को अंडरस्टैंड करना और इन ग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए एब्जॉर्ब करना बहुत आसान हो जाएगा, कि जिनमें आप अपना जो सक्सेसफुल रेट है, जो क्वटल का रेट है, वो मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन है तो प्रोसिक्यूशन के लिए भी इनमें बेहतरीन गाइडेंस है। आप ये ज़रा नोट कर लें, कुछ जजमेंट्स हैं मेरे पास। 2019 SCMR 608, 2019 SCMR 1300, 2019 SCMR 1217, जिसमें प्रोवाइडेड है कि अगर सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए क्या वो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू PFSA पहुंचाए गए या NFSA पहुंचाए गए, जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है लैब में, कि जी उसको एग्जामिन करें कि क्या ये वाकई चर्स है या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या वो जो पर्सन अगर अनऑथराइज था तो आपके पास बेहतरीन डिफेंस बन गया कि आपने कैसे जो है वो उसको अक्विटल की तरफ लेके जाना है, डाउट क्रिएट हो गया। उसके अलावा अगर कोई सैंपल, क्या जितने उनसे जो है वो पैकेट्स या बॉटल्स या कोई भी चीज़ें जो है वो मल्टीपल क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट्स थी, तो उनमें से अगर ये चीज़ें बरामद हुई तो क्या हर एक उसमें से जो है वो सैंपल कलेक्ट किया गया है या नहीं। हर एक एस्पेक्ट का मतलब ये है फॉर एग्जांपल कि दे वर ड्यूटी बाउंड कि जब कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस रिकवर किया गया तो उसमें उन्हें हर पैकेट में से 5 to 15 ग्राम जो है वो उन्होंने कलेक्ट करना है हर पैकेट में से, और विद इन 72 आवर्स उन्होंने लैब में फोरेंसिक कर के लिए जो है वो उसको टेस्ट के लिए जो है वो फॉरवर्ड करना है और एक ऑथराइज्ड पर्सन के ज़रिए जो है वो फॉरवर्ड करना है। अगर डिले है तो आपके लिए बेहतरीन जो है वो, प्रोसिक्यूशन के लिए वो फैटल है, लेकिन आपके लिए जो है वो ये प्रोडक्टिव है कि जिसके अंदर जिसको आप एज ए वैलिड ग्राउंड टेकअप कर सकते हैं एक्वाटल के लिए। और एक और जजमेंट आप लिख लें, 2018 SCMR 2039 एंड PLJ 2022 CRC 505। एक और जजमेंट आप लिखें, PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 408। इन सारी जजमेंट्स में जो जितने ग्राउंड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ग्राउंड्स प्राइवेट विटनेसेस हैं ये नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अब क्योंकि लॉ कहता है इसमें, बल्कि लास्ट जो मैंने आपको जजमेंट बताई PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 408, इसमें कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड है कि अब दे वर ड्यूटी बाउंड अंडर सेक्शन 103 CRPC कि किसी भी प्राइवेट विटनेस को भी आप रेड है, किसी जगह पे ट्रैप है,
कोई फॉर एग्जांपल थॉरोफेयर पे आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, कोई सीज कर रहे हैं, तो आपने सच सीजर और सर्च के दौरान किसी प्राइवेट पब्लिक में से भी किसी एटलीस्ट 2 लोगों को विटनेस बनाना है, ताकि जो है वो जो अक्रेंस है उसकी अथेंटिसिटी को मज़ीद जो है वो अथेंटिक समझा जाए और उसको जो है वो प्रूव करना आसान हो, और एक प्राइवेट विटनेस की तरफ से जो है वो एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो पुलिस की क्रेडिबिलिटी और प्रोसिक्यूशन एविडेंस की क्रेडिबिलिटी मज़ीद एनहेंस हो जाती है। तो नॉर्मली पुलिस जो है वो इसको नहीं जो है वो एडअप करती। अच्छा, इसके अलावा इनसफिशिएंसी ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वैसे नारकोटिक्स के केसेस के अलावा हर क्रिमिनल केस में भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी के नारकोटिक्स के केसेस में, कि चेन ऑफ अक्रेंस जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। के फॉर एग्जांपल सीजर से लेके जब उन्होंने सीज किया उस शख्स से कोई भी नारकोटिक सब्सटेंस से लेके फाइनल ट्रायल कमिट स्टार्ट होने तक जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनमें चेन ऑफ अक्रेंसेस जो हैं, चेन जो है वो कस्टडी की, क्या उसमें कोई प्रोसीजरल इलीगैलिटी कमिट तो नहीं हुई। जैसे जो ही सीज किया गया किसकी प्रेजेंस में किया गया, क्या प्राइवेट विटनेस थे या नहीं, उसके अंदर से सैंपल जो है वो जो कलेक्ट, हर पैकेट में से सैंपल कलेक्ट हुआ या नहीं, सुपीरियर ऑफिसर को सेक्शन 42 CNSA 1997 में उसको इन्फॉर्म किया या नहीं। फॉर एग्जांपल अब जब ये कलेक्शन हो गई, क्या ऑथराइज्ड पर्सन उसको लेके गया या नहीं, कंप्लेंट में डिले हुआ या नहीं, जो लोग वहाँ इन्वॉल्व थे उनकी विटनेस जो है वो स्टेटमेंट 161 CRPC की स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड हुई है या नहीं। उसके बाद जब विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई तो क्या वो जो सैंपल्स दिए गए थे, क्या वही पर्सन जो ऑथराइज किया गया था वही पर्सन जो है वो PFSA की रिपोर्ट के लिए वहाँ पे सैंपल जो है वो कलेक्ट कराने गया या नहीं। उसके अलावा उनकी जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड हुई या नहीं। उनको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में जितने लोग वहाँ इन्वॉल्व थे उन सबको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में लिस्ट में ऐड किया गया या नहीं। ये सारी चीज़ों में अगर गैप, आपको नॉर्मली बहुत सारे गैप मिल जाते हैं, अगर इनमें गैप होता है तो आप समझ लें आपका केस ऑफ एक्विटल 100% है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आ जाएं, प्रोसीजरल एरर्स की मैंने बात कर ली, 13वां ग्राउंड था हमारा। आगे 14वां ग्राउंड क्या है कि प्रोसिक्यूशन ड्यूटी बाउंड है कि अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव करे, और आपने बीइंग ए डिफेंस लॉयर उसमें डेंट क्रिएट करने। अगर आप किसी जगह 1 या 2 या 4 डेंट भी क्रिएट कर पाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज को मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, आपने बीइंग ए डिफेंस लॉयर क्या चीज़ जो है वो किसका ज़्यादा फोकस करना है, वो है जी डिस्क्रिपेंसीज या इनकन्सिस्टेंसीज इन द स्टेटमेंट्स, कि कोई कंट्राडिक्शंस तो नहीं है स्टेटमेंट्स में, कि जो अगर आपने प्रीवियस सारे ग्राउंड्स को, प्रोसिक्यूशन की कंप्लीट फाइल को जो ही ट्रायल शुरू होने लगता है तो आपको कॉपी सप्लाई की जाती हैं ट्रायल कोर्ट से, उसको आपने जो है वो रीड आउट करना है, प्रॉपर रीड आउट करके आपने हाईलाइट करने हैं ये सारे ग्राउंड्स, कहाँ कहाँ पे लैकिंग्स हैं उन सारी लैकिंग्स को हाईलाइट करना है, टैगिंग्स करनी है। फिर टैगिंग करने के बाद जो उनकी स्टेटमेंट जो 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई उन सारी स्टेटमेंट्स को आपने कंट्राडिक्ट करना है। अगर उनमें से आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आपने हाईलाइट करके उसको सेपरेट क्वेश्चंस तैयार करने हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। जब वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएंगी, फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस जब आ जाएंगे, फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस को आप जब 1 बाय 1 उनको प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के बाद जब आप उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो देन क्रॉस एग्जामिन करने के बाद आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में हर एक विटनेस को आपने डिटेल में, कोशिश करें आप जितने क्वेश्चंस और ग्राउंड्स हैं इन सबको डिटेल में पूछें। जो वहाँ पे फेक विटनेसेस या प्लांटेड विटनेस होगा वो ऑटोमेटिकली फंस जाएगा, वहाँ पे प्लेस ऑफ अक्रेंस पे जो मौजूद नहीं थे वो भी ऑटोमेटिकली फंस जाएंगे। तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको वैलिड क्वेश्चन जो है वो उनसे करने हैं, और उसमें आपको सपोर्ट क्या करता है, QSO पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। हॉस्टाइल विटनेसेस को कैसे एग्जामिन किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। कैसे आपने फॉर एग्जांपल पुलिस को जो है वो आपने कैसे एग्जामिन करना है उनको, फॉर एग्जांपल 135 को आपने माइंड में रखना है QSO को, आर्टिकल 135 ऑफ QSO जो कहता है कि जी लीडिंग क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। आपने कंट्राडिक्शन, रेस जस्टाए जो प्रिंसिपल है उसको आपने माइंड में रखना है। नॉर्मली इसको रेस जस्टिया भी कहते हैं।
तो इसको आपने जो है वो टेकअप करना है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स और किस तरह से जो है वो चेन ऑफ अक्रेंसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो कहाँ कहाँ ब्रेक हैं, कहाँ कहाँ पे गैप है, उनको आपने हाईलाइट करना है। इन सारी चीज़ों को आपने जो है वो टेकअप करना है। उन्होंने सेक्शन 42 की कंप्लायंस की है या नहीं, ये हाईलाइट करना है। 103 सीआरपीसी की कंप्लायंस हुई है या नहीं, वो आपने हाईलाइट करना है। क्या लिस्ट ऑफ विटनेस में सारे विटनेसेस मौजूद हैं या नहीं, वो आपने हाईलाइट करना है। अच्छा, अगर आपको किसी जगह पे लगे कि पुलिस वालों ने 2 नंबरी की है या किसी इनोसेंट पर्सन को जो है वो जानबूझ के ह्यूमिलिएट करने के लिए जो है वो उन्होंने झूठा पर्चा किया, झूठी कंप्लेन लॉन्च की और उनके ऊपर झूठा जो है वो वकूआ बना के झूठी रिकवरी डाली, तो ये प्रूव हो जाता है, तो आप 155C ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 में उन पुलिस वालों के अगेंस्ट लाजमी कंप्लेन करें। उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च होगी। उसके अगेंस्ट जो है वो अगर आप वो नहीं करते लॉन्च, तो आप 22AB सीआरपीसी में जो है वो एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं पुलिस वालों के अगेंस्ट कि उन्होंने जो है वो इनोसेंट पर्सन को जो है वो किया। उसके अलावा 150 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के पास बहुत ज़बरदस्त वास्ट पावर्स हैं कि अगर फॉल्स एंड फ्रिवलस लिटिगेशन जो है वो किसी भी अगेंस्ट, किसी भी बंदे के अगेंस्ट हो जाती है, कोई करता है, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई अगर करता है, तो देन उनके खिलाफ जो है वो आप 150 में डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कि जी अगर सेशन कोर्ट है तो देन भी आप डेफमेशन में कोई भी कंपनसेशन फॉल्स एंड फ्रिवलस लिटिगेशन में आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जब आप ये सारा कुछ जो है वो रीड आउट कर लेते हैं बीइंग ए एक्सीलेंट क्रिमिनल लॉयर, तो जब आप इन सारी चीज़ों को जो है वो टेकअप कर लेते हैं और आप विजिलेंट होते हैं, देखो क्रिमिनल ट्रायल्स में आपने विजिलेंट होना आपके लिए मस्ट है, तो आपको एक्टिव यहाँ से एक्टिव होना ज़रूरी है। फिर आप जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन इन सारे स्टेंसेस को, इन सारे ग्राउंड्स को एक एक करके उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करना है। हर नॉर्मली हर पुलिस वाले को डिफरेंट जो है वो रोल दिए जाते हैं कि हर एक शख्स स्टेटमेंट के जी रिकवरी की हद तक मैं विटनेस हूँ, रिकवरी के बाद सैंपल पहुँचाने तक मैं विटनेस हूँ, फॉर एग्जांपल सैंपल को PFSA पहुँचाने तक वो विटनेस है। अच्छा, सुपीरियर ऑफिसर को कॉल करने में ये विटनेस है। अच्छा, उसके अलावा सैंपल को एग्जामिन करके रिपोर्ट कलेक्ट करने में कौन सा विटनेस है, सुपीरियर ऑफिसर को कॉल करने में कौन सा विटनेस है, प्लेस ऑफ अक्रेंस पे कौन कौन मौजूद था, ये सारी चीज़ें उनको उनके हिसाब से आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। गॉट इट? तो उसमें बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो कवर अप हो जाते हैं। अच्छा, जब आपको, अच्छा इसके बाद 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बीइंग ए बेस्ट क्रिमिनल लॉयर आपको चाहूँगा कि आपको बीइंग ए बेस्ट क्रिमिनल लॉयर आपको पता होना चाहिए। वो ये है, इस सारे सिनेरियो में सबसे पहले आपको अपनी कंप्लीट क्रिमिनल लॉ की जो क्रिमिनल केस की जो फाइल है उसको आपने टैगिंग्स करनी है और उसको अलाइन करना है विद द फाइल ऑफ द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट की फाइल के साथ आपने उसको अलाइन करना है। फिर जो जो ग्राउंड्स या जो आपने गैप एनालिसिस जो भी किया है उस गैप को हाईलाइट किया गया है उसको टैग्स कर लें और प्रॉपर एनालिस्ट करें उनको एक पेज पे कि कौन से ग्राउंड्स ऐसे हैं जो 100% आपकी तरफ से प्रूव्ड कंसीडर हुए और उनकी तरफ से डेंट क्रिएट हो गया, तो वो उनको नंबर 1 पे रखें। 8-10 ग्राउंड्स या 2 या 4 या 6 उनको ग्राउंड्स को लाइन में रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ ग्राउंड्स को आप जस्टिफाई नहीं कर पाए या उनको मतलब गैप जो है वो नहीं हाईलाइट कर पाए या उनकी स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शन हाईलाइट नहीं कर पाए, कोई इलीगैलिटी या प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ आप हाईलाइट नहीं कर पाए या कोई कर पाए हैं तो बिल्कुल टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत जो है वो उसमें डेंट है, तो देन आपने इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो 3rd पॉइंट है वो आपने चेक करना है कि क्या आपने एक्यूज्ड की 342 CRPC में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें तो काफ़ी है, या 340 सब क्लॉज 2 में CRPC में आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑफ डिफेंस है जैसे कि जो आप पेश करना चाहते हैं कि ऑन ओथ उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं एक्यूज्ड की, लेकिन जब आप ऑन ओथ करवाएंगे तो दूसरी पार्टी के पास प्रोसिक्यूशन उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। गॉट इट? तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपका जो क्लाइंट है वो पजल ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी में डिप्रेशन में कोई गलत आंसर ना निकाल दे, तो इसलिए उसको बहुत एहतियात से यूज़
किया जाना चाहिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। तो इसलिए इन सारे सिनेरियोज़ में जब आप ये सारा कुछ मामला कर लें, तो जब आपने फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए जो जब आपने जाना है, तो आप कोशिश ये करें कि फ़ाइनल आर्गूमेंट्स में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 4 दिन आप थोड़ा टाइम लें, 1 वीक का टाइम ले लें कि उसमें आपने इस सारी फाइल्स को, जो मैंने आपको 3 पॉइंट लास्ट में बताए, कि आपने ग्राउंड्स और गैप जो है वो सारों को एनालिस्ट करना है। फिर एनालिस्ट करने के बाद आपने उनकी स्टेटमेंट्स को देखना है, उनके साथ कंट्राडिक्शंस हाईलाइट करने हैं, उनको कोर्ट की फ़ाइल के साथ अलाइन करके देन आपने फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए जब जाना है, कोशिश ये करें कि हर पॉइंट ऑफ डिफेंस पे आपके पास 1, 2, 4 जजमेंट्स ज़रूर हों, जिनको आप हार्ड फॉर्म में 2 सेट बनवाएं और 1 सेट कोर्ट ऑफ लॉ को दें, कोर्ट को दें, 1 सेट आप अपने पास रेलेवेंट पोर्शंस को हाईलाइट करके अपने पास रखें और फिर 1 बाय 1 कोर्ट में उसको हाईलाइट करते जाएं, एक एक को बताते जाएं और साथ में उनको कोर्ट को नोट डाउन करवाते जाएं। और इसमें बहुत सारे जजेस जो हैं वो ऑनरेबल जजेस वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको नोट डाउन करते हैं। आप जो भी ग्राउंड्स लेते हैं, कोई जजमेंट्स जमा कराते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें कंट्राडिक्शंस हैं, आप उनको हाईलाइट करवाते जाते हैं और वो नोट करते जाते हैं, और वो फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स और पॉइंट्स ऑफ डिफेंस जो हैं वो सारे रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी डिटेल्ड एक्सटेंसिव जजमेंट में। तो वो उससे फिर आपका जो है वो 100% एक्विटल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस सारे आज के लेक्चर में जो मेरा जो पर्पस था वो ये था कि जितने भी यंग लॉयर्स हैं या जो लॉयर्स चाहे जो प्रैक्टिस में इतना क्रिमिनल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व तो हैं लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो सिर्फ या नॉर्मली क्रिमिनल प्रैक्टिस में बेल की हद तक जो है वो फोकस करते हैं कि जी वो बेल के में जो प्रोवाइडेड हैं डिफेंसेस, फॉर एग्जांपल फर्दर इंक्वायरी है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज है, बेलेबल ऑफेंस है या डिले है एफआईआर में, प्लेस ऑफ अकरेंस पे उसकी मौजूदगी थी या नहीं थी, या प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, प्रीवियस कन्विक्शन है या नहीं, ये सारी चीज़ें एब्सकॉन्ड कर सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेल की हद तक उन्हें माइंड में होती हैं। लेकिन ये चीज़ें किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के लिए बेस्ट हैं। लेकिन आज का क्योंकि हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली नारकोटिक्स से रिलेटेड था, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस से रिलेटेड था, तो मैंने उससे रिलेटेड जो है वो आपको ये सारे ग्राउंड्स जो हैं वो बताए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी भी अदर क्रिमिनल केसेस में, हार्ट के केसेस में, किसी भी मर्डर के केसेस में, इंजरीज़ में कैसे कैसे लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम, और किन किन स्टेंसेस में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इंजरीज़ के जो मार्क्स हैं उसमें मेडिकुलर सर्टिफिकेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपसे फाइनली अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, या अगर आप प्रोसिक्यूशन से हैं तो आपको प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड कोई डिफेंस जो है वो, या कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो देन यू कैन आस्क फ्रीली। तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फॉर एग्जांपल जो है वो वेबसाइट हमारी ablawfirm.org, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल है asad.legalworld@gmail.com, आप ईमेल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगे, आप उसमें जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए, और मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको जो है बीइंग ए लॉयर और क्रिमिनल लॉयर जो है वो मैं आपको जितनी गाइडेंस हो सकती थी मैं जो है वो आपको दी है। तो अब ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप इसको रीड आउट करें कि इसमें आपकी तैयारी की वजह से अगर किसी इनोसेंट की जो है वो जान बच सकती है, या इनोसेंट जो है वो कन्विक्शन से बच सकता है, तो इसमें जो है वो आपके लिए भी जो है वो यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।